नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जिस दौर में पूरी दुनिया एक वायरस से जंग लड़ रही है, दक्षिण पश्चिम एशिया अचानक बम बारूद की भयानक आवाजों से गूंज उठा। दो जानी दुश्मन इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने आ गए थे। हालांकि दोनों के बीच अब युद्ध विराम घोषित कर दिया गया है, लेकिन हालात को देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह शांति कितने दिनों तक टिकेगी। इन दोनों देशों के पीछे पीछे दुनिया भी दो खेमों में बंटती हुई दिख रही है। एक सवाल सबके मन में है कि बार बार इजराइल और फिलिस्तीन क्यों भिड़ते हैं? इस बार अचानक यह संघर्ष क्यों शुरू हुआ है? क्या दोनों के बीच स्थायी शांति नहीं हो सकती? ग्यारह दिन बाद थमा इजराइल और फिलिस्तीन में खूनी संघर्ष। हमास ने इजराइल पर दागे 4,300 रॉकेट। Israel didn't initiate this conflict. We were attacked in an unprovoked manner by the Hamas terrorist organization that fired 4,000 rockets into our capital and into our cities. गाजा पर इजराइल ने किया 2,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। मकान, दुकान, स्कूल, अस्पताल, हर तरफ तबाही का मंजर। इजराइल में एक भारतीय, 2 बच्चों समेत 12 की मौत। फिलिस्तीन में 65 बच्चों समेत 220 की गई जान। आखिर क्यों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्यों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अचानक युद्ध छिड़ गया? वो कौन सी कहानी है जो शोला बनकर इस आग को पल पल भड़का रही है? दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी जमीन पर कब्जे के लिए दुनिया के कई देश आज भी लड़ रहे हैं। एक ऐसी ही लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 73 सालों से चल रही है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ अरब देश। दोनों के बीच पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है। इस बार कैसे बिगड़ी बात, कैसे हुआ सीज फायर, आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। तारीख 7 मई 2021। जगह पूर्वी यरूशलेम। रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार। फिलिस्तीन के साथ साथ इजराइल में रहने वाले मुसलमान पूर्वी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए जुटे थे। नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। भीड़ को काबू में करने के लिए इजरायली सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। सात मई का विवाद यूं ही शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे वो चिंगारी थी जो पिछले कई दिनों से धधक रही थी। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने शेख जर्रा नाम की एक जगह को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया था। फैसले का मजमून कुछ यूं था: शेख जर्रा में बने फिलिस्तीनियों के 500 घरों को तोड़ दिया जाए। ये जमीन 150 साल पहले अरब लोगों ने महंगे दामों पर यहूदियों को बेची थी। इस पर फिलिस्तीनियों का अवैध कब्जा है। जमीन के कागजात यहूदियों के पास मौजूद है। शेख जर्राह वाली प्रोविंस के उनका यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा आज का नहीं है, ये तो 10 साल भी चल रहा रहेगा, क्योंकि इजराइली वाली के सेटलर है, कह रहे वो कब्जा मांग रहे, जो घर वाली का फलस्तीनी वाले लोग है, जो उनकी इजराइली आईडी ले गए थे। लेकिन इजराइली एज कॉन्स्टिट्यूशन, जो इजराइल डेमोक्रेसी लोग कह रहे, सिर्फ डेमोक्रेसी यहूदी के लिए। अल अक्सा मॉस्क के सामने वो इसका प्रोविंस है। अगर ये इजराइली वाली लोग कब्जा कर रहा है तो आप समझ लो अल अक्सा मुल्क हटाने के लिए। खास बात यह थी कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इजराइल में रहने वाले 15 लाख मुस्लिम भी थे, जो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे। 7 मई को अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद जब इजराइल के खिलाफ नारेबाजी और संघर्ष हुआ तो इजरायली सुरक्षा बल के जवान मस्जिद में घुस गए, जिससे विवाद बढ़ गया। रमजान के समय
इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, यानी कि बस 10,000 तक के पिलग्रिम्स वहां पे आके उधर वर्शिप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जूइश सेटलर्स हैं उन लोगों के बगल के शेख जर्रा एरिया से पैलेस्टीन जो वहां पे अभी रह रहे हैं उनको भी हटाने का उन लोगों ने दावा किया था। इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए एक वहां पे राइट्स होने लगे, जिससे पूरा डिस्टरबेंस फैला दिया गया था। इस डिस्टरबेंस को देखते हुए इजराइल की जो पुलिस थी वहां पे पेलेट गन्स और टीयर गैस के साथ उन लोगों को हटाने की कोशिश किया। इन सब को देखते हुए वहां पे हमस जो गाजा में एक्टिव है, हमस जो मिलिटेंट्स हैं, उन लोग ने पूरा अपने करीब 4,000 रॉकेट्स फायर किए हैं इस 11 दिनों में। यरूशलेम शहर 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम ही बैतलहम है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहूदी मानते हैं कि यहीं से उनके धर्म की शुरुआत हुई और मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यहीं पर है। इस इलाके पर कब्जे को लेकर इजराइल अरब देशों के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। अभी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन है। 1948 में जब फिलिस्तीन का बंटवारा करके इजराइल की स्थापना हुई थी तभी ये बात तय हुई थी। अल अक्सा मस्जिद जो है वो इस्लामी धर्म में मक्का और मदीना के बाद ये 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्जिद माना जाता है। साथ ही साथ जूस जो है इजराइल के, वो यहाँ पे अपना एक टेंपल माउंट को भी उसको मानते हैं, जो जूविश टेंपल, 2nd जूविश टेंपल उनके इतिहास का है। तो दोनों जगह ये बहुत एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस का जगह हो जाता है अल अक्सा मॉस्क। साथ ही साथ 1967 अरब इजराइल वॉर में जब इजराइल ने जीता था इस युद्ध को, तो ये ईस्ट जेरूसलम उसके अंडर आ गया था। लेकिन ये जो अल अक्सा मॉस्क का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जॉर्डन और साथ ही साथ पैलेस्टीन के जो अपने वक्फ बोर्ड के पास दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इसमें 14% अरब मुस्लिम यानी फिलिस्तीनी है। अल अक्सा मस्जिद के अपमान से ये भी नाराज हो गए। इजराइल में यहूदियों और मुस्लिमों के बीच दंगे शुरू हो गए। मौका देखकर फिलिस्तीनी संगठन हमास भी इसमें कूद पड़ा। 10 मई से हमास ने अपने कब्जे वाले गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद युद्ध की शुरुआत हो गई। इजराइल और हमास के बीच चले 11 दिन के संघर्ष में जमकर खून खराबा हुआ। हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बरसात की, लेकिन इजराइल के मजबूत मिसाइल रोधी सिस्टम आयरन डोम ने 90% रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया। जवाब में इजरायली लड़ाकू विमानों ने 21 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी पर कोहराम मचा दिया। जंग में नुकसान दोनों खेमों को हुआ है, लेकिन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी की तस्वीर बदल गई है। हालांकि हमास के नेता दावा कर रहे हैं कि ये जंग इजराइल हार गया है। वहां जश्न मनाया जा रहा है। हकीकत यह है कि पहले से गुर्बत में जी रहे गाजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। गाजा की आबादी करीब 21 लाख है। इजरायली हमलों के बाद 11 लाख लोगों के पास अब पीने का पानी,
टॉयलेट और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। बमबारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कम 1,440 बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मीडिया हाउस 33 में, मीडिया हाउसेज में 33 में तोड़ दिया था। एक कम से कम 15,000 इंफ्रास्ट्रक्चर का घर वाले का तोड़ दिया था, 75,000 का इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल और कम से कम 1,900 लोग इंजर्ड हो गया। 233 अभी तक डेड बॉडी है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड बच्चों भी है। हमास ये कह रहा है कि उस सबके बाद भी बच गया, तो उसको वो अपनी जीत मानता है। लेकिन चूंकि एक अनकंडीशनल सीजफायर हुई है जिसमें कोई शर्त नहीं है, तो इसको वो शायद अपने आप को इस तरह की जीत समझने की कोशिश कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही ने इसमें लूज किया है। पॉलिटिकली भले ही चाहे हमास लीडरशिप या नेतन्याहू को इस बात से कुछ सिंबॉलिकल जरूर फायदा। सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल ने आम लोगों के मकान, दुकान, अस्पताल और सरकारी इमारतों को निशाना क्यों बनाया। इसके जवाब में इजरायली आर्मी ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने के लिए आम नागरिकों के घरों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें बेस कैंप बनाए थे। ग्यारह दिन की जंग में हमास ने इजराइल के कई शहरों पर 4300 रॉकेट दागे, जिसमें एक इजरायली सैनिक, एक भारतीय महिला, 2 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हुई। जबकि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा शहर पर 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की, जिसमें 65 बच्चों सहित 220 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जबकि 1900 जख्मी हुए। इस युद्ध में 90% नुकसान फिलिस्तीन और हमास को हुआ है। हमास की ज्यादातर अंडरग्राउंड सुरंग तबाह हो गई है। इजराइल अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग को लेकर दुनिया 2 खेमों में बटी। युद्ध रोकने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी तेज हुई। मिस्र की मध्यस्थता से आखिरकार बात बनी, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि इस संघर्ष पर दुनिया के बाकी देशों का रुख क्या रहा। सीज फायर का ऐलान करते हुए इजराइल ने बयान जारी किया। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें मिस्र के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। सीज फायर के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है, इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। ये जश्न कितने दिन चलेगा, ये शांति कितने दिन रहेगी, कोई नहीं जानता। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के बाद युद्ध विराम हुआ है। 2014 में भी ऐसा ही संघर्ष चला था और बात सीज फायर पर आकर रुकी थी। उस समय भी दुनिया के देश ऐसे ही 2 खेमों में बटे थे जैसा इस बार। अमेरिका और यूरोप इजराइल का हर समय साथ देते हैं। इसकी 4 मुख्य वजह हैं। पहले मिडिल ईस्ट की अहमियत, दूसरा वहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑयल, स्ट्रेटेजिक वाटरवेज, और लाजमी है कि अमेरिका और यूरोप वहाँ रशिया की इन्फ्लुएंस और चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 2 दिन पहले तक हमास को चेतावनी दे रहे थे कि इस बार बीमारी का इलाज करेंगे, मरहम पट्टी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल क्यों सीज फायर के लिए मान गया। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव की अहम भूमिका है। अमेरिका के साथ यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इजराइल के साथ खड़े थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवानिया और यूक्रेन समेत 25 देशों का इजराइल को समर्थन था।
दूसरी तरफ इस्लामिक देशों ने इजराइल की कार्रवाई पर सख्त एतराज जताया। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने फिलिस्तीन का पक्ष लिया। रूस तटस्थ रहा, जबकि चीन ने संघर्ष की आड़ में अमेरिका पर निशाना साधा। पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा रहा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 बार वीटो कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 बार नेतन्याहू से बात कर चुके थे। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी इजरायली पीएम से बात की। सऊदी अरब और मिस्र के प्रभाव का भी बाइडेन ने इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इजराइल के साथ हमास पर भी भारी दबाव पड़ा। I want to thank President Joe Biden, a friend of many years, who stood by Israel throughout this conflict. He expressed clearly, unreservedly, America's support for Israel's right of self-defense. मिस्र और कतर ने इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भी उनके योगदान की सराहना की। इजिप्ट और कतर और अमेरिका की भूमिका जबरदस्त रही है। कतर और इजिप्ट जो है उसके रिलेशंस पैलेस्टीन और इजराइल के साथ दोनों के साथ ही बहुत अच्छे हैं और उनको निगाह में रखते हुए उनकी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश थी कि वहाँ पे जो है ज़बरदस्त जो लड़ाई हो रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो हो रहा था वो औरतों को, बच्चों को और बेकसूरों को हो रहा था। साथ ही साथ इसका असर जो है डायरेक्टली इजिप्ट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इजिप्ट की कंटिगुअस बॉर्डर है गाज़ा के साथ भी। और जहाँ तक कतर का ताल्लुक है, कतर ज़बरदस्त फाइनेंशियल एड देता है पैलेस्टीन को। 1 करोड़ से कम की आबादी वाला देश इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है, लेकिन सभी से अकेले निपटने की ताकत रखता है। कैसे इजराइल बना ऐसा, और साथ ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत किसके साथ है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो ये विवाद है वो बहुत पुराना है। इससे पहले साल 2014 में दोनों के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन इस समय जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है तो ये दोनों आपस में क्यों भिड़ गए हैं, इसे समझने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ को समझना होगा। यह भी समझना होगा कि चारों ओर दुश्मनों से घिरा इजराइल अकेले कैसे मुकाबला करता है। करीब 90 लाख की आबादी वाला देश इजराइल। इसका क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत के हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से इजराइल हरियाणा का आधा है। पश्चिम एशियाई देश इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी देश है जो चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। इजराइल कई मुस्लिम देशों के कट्टर दुश्मनों में से एक है। यह फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देशों से कई बार जंग लड़ चुका है और अकेले उन्हें हरा चुका है। मुस्लिम का स्टेटस, इजराइल की कोशिश है कि पूरा ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को भी शामिल कर ले, और इजराइल का फ्यूचर कैपिटल है जो जेरूसलम हो। जेरूसलम मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और जूस के लिए बहुत ही अहम जगह है। और उसकी जहाँ तक मुस्लिम का ताल्लुक है, वो चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो पैलेस्टीन का स्टेट का, फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट का कैपिटल हो, और हर प्रकार से मुस्लिम को इजाज़त हो कि अल अक्सा मॉस्क जो मक्का मदीना के तीसरी सबसे अहम मॉस्क है, वहाँ पे उनको हर प्रकार की छुट्टी हो प्रेज करने के लिए। अगर 57 मुस्लिम देश और करीब 180 करोड़ आबादी 90 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल को रोकने में नाकाम रही है, तो निश्चित तौर से इजराइल में ऐसी कोई बात है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, और वो है इजराइल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का मकसद है कि इजराइल के अस्तित्व पे आंच नहीं आनी चाहिए, टू डिफेंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल डिफेंस फोर्सेस में 18 साल के ऊपर जितने भी औरत हैं या मर्द हैं, सब के सब इजराइल डिफेंस फोर्सेस में कॉन्स्क्रिप्ट होते हैं और भाग लेते हैं अपने देश को बचाने के लिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी है, और उनका मकसद है कि दुश्मन को जल्दी से जल्दी हराया जाए।
13 दिसंबर 1949 में मोसाद की शुरुआत हुई। इसे किलिंग मशीन भी कहते हैं। ये अपने दुश्मनों को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर मारती है। 1972 में आतंकवादियों ने इजराइल के 9 खिलाड़ियों को मार दिया था, जिसके बाद मोसाद ने इस वारदात में शामिल हर एक शख्स को ढूंढ ढूंढ कर ढेर कर दिया। 1976 में युगांडा में इजराइल के 54 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। मोसाद ने वहां घुसकर ऑपरेशन किया और सभी को बचा लिया। इजराइल जब से दुनिया के नक्शे पर आया है, उसने उन्नत तकनीक और मजबूत डिफेंस सिस्टम के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उसकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, मोसाद है, वो क्या करता है? गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस। और उसका जो शिपत है वो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर उसके आंख और कान लगे रहते हैं। वो यकीन करते हैं कि कोई भी ऐसा मौका ना मिले कि इजराइल के अस्तित्व पे आंच आए। यही कारण है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस और उसकी खुफिया एजेंसीज इसी के ऊपर लगे रहती हैं। उन्हें मालूम है कि उनके जो देश की नफरी है और उसके इर्द गिर्द जितने उसके दुश्मन हैं, उनकी नफरी जो है वो उससे 10 गुना ज्यादा है। और उन्होंने यकीन करना है कि उन्होंने किसी भी तरीके से दुश्मन को हराना ही है। और यही कारण है कि 1948 से लेकर के आज तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कोई भी लड़ाई नहीं हारी है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के उस भाग पर कब्जा कर लिया जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। ये इलाका पूरे यूरोप में फैले यहूदियों के लिए उनका पुश्तैनी घर था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ यहूदियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इनमें से कई हिटलर के उत्पीड़न से भाग कर आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से ब्रिटेन ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, उसी तरह से फिलिस्तीन को भी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों में बांटने को लेकर मतदान हुआ। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% फिलिस्तीन को दिया गया। यरूशलेम को 8% जमीन देकर इसे यूएनओ का हिस्सा बना दिया गया। यानी इस पर न तो फिलिस्तीन का हक था और न ही इजराइल का। अरब देश इससे नाराज हो गए। इजराइल बना ही था कि जंग के बादल मंडराने लगे। जैसे ही यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 181 को अडॉप्ट किया, जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन का पैलेस्टीनियन मैंडेट को जूइश स्टेट और अरब स्टेट में डिवाइड किया गया और जेरूसलम उसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल कंट्रोल टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय यूएन किया गया। वहां पर पैलेस्टीनियन अरब्स को लगा कि उनके साथ जबरदस्त बेइंसाफी हुई है। और यही कारण है कि पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ खड़े मिले लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब के सब मिल करके जैसे ही इजराइल में 1948 की स्थापना हुई, इजराइल के ऊपर उन्होंने हमला बोला। वह जीत इजराइल की हुई। 1948 में अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले गए। यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी। नाराज पड़ोसी अरब देशों ने आक्रमण कर दिया। इजराइल ने अरब देशों को बुरी तरह से हराया। फिलिस्तीन के 88% भाग पर इजराइल का कब्जा हो गया। जॉर्डन ने जिस इलाके पर कब्जा किया उसे वेस्ट बैंक कहा गया। मिस्र ने जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे गाजा के तौर पर जाना गया। यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, जबकि पूर्व के हिस्से पर जॉर्डन ने। पाँच जून 1967 को इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। सिर्फ 6 दिनों में अरब दुश्मनों को हरा दिया। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है, जबकि गाजा से वो बाहर निकल गया है। 2006 से गाजा पर हमास का शासन है, जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है, जिसके साथ 11 दिनों तक अभी उसका संघर्ष चला था। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम फलस्तीन स्टेट जो है इसको अपना हिस्सा मानती है और वहाँ पर हमास जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक जिहादी फोर्स है जिसने अपने आप को काबिल स्थापित किया है। इजराइल को लेकर भारतीय नीति पर 2 चीजें हमेशा से हावी रही हैं। पहला, तेल को लेकर अरब देशों पर निर्भरता। दूसरा, राजनीतिक तौर पर देखें तो मुस्लिम वोट बैंक।
इसी वजह से भारत और इजरायल के संबंध काफी दिनों तक करीबी नहीं रहे, लेकिन भारत पर जब भी मुसीबत आई इजरायल साथ खड़ा रहा। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पुरानी नीति की रीति में बदलाव हुआ, जिसका असर दिखता है। मोदी और नेतन्याहू की पर्सनल केमिस्ट्री ने भारत और इजरायल के संबंधों की हिस्ट्री बदली। आज इजरायल हमारे सबसे बड़े 4 डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो नंबर 1 देश है। एग्रीकल्चर और वाटर टेक्नोलॉजी में उसका कोई जोड़ नहीं। इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म में उसका मुकाबला नहीं। हर क्षेत्र में वो आज भारत का मददगार है। और इजरायल के बीच 1992 में कूटनीतिक संबंध एस्टैब्लिश हुए और धीरे धीरे करके दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ रही थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हो गए और यही नहीं, जिस तरीके से गर्म जोशी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच देखी गई वो वाकई काबिल तारीफ है। यही कारण है कि आज इजरायल और भारत के बीच जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं और जो कुछ भी आज इजरायल में हो रहा है और इसके बावजूद भी भारत और इजरायल के संबंधों में कोई भी गिरावट नहीं आई है। इतिहास गवाह है, इजरायल हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा है। चाहे वो करगिल युद्ध हो या फिर मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला, वो भी तब जब भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर कभी इजरायल का साथ नहीं दिया। These incidents have once again underscored the need for immediate resumption of dialogue between Israel and Palestinian authorities. भारत ने सबसे पहले 1947 में इजरायल के बनाने का विरोध किया। 1949 में इजरायल को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के प्रस्ताव का भी भारत ने विरोध किया। हालांकि 1 साल बाद ही 1950 में भारत ने इजरायल को देश के तौर पर मान्यता दे दी। 1990 तक भारत अरब देशों को नाराज न करने और भारत में मुस्लिम संगठनों के दबाव में इजरायल से दूर ही रहा। लेकिन 1992 में बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में पहली बार भारत ने इजरायल से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। साल 2003 में पहली बार कोई इजरायली प्रधानमंत्री भारत आया था। 2017 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी इजरायल गए। 1 साल बाद ही 2018 में 15 साल बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए। फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो पाकिस्तान को जैसे मौका मिल गया, उसे लगा कि इसी बहाने शायद उस पर दुनिया के अमीर देशों की नजरें इनायत हो जाएं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जहां इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए तुर्की से लेकर अमेरिका तक के दौरे पर निकल गए, वहीं फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र तक बुला लिया। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जबकि फिलिस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी। आप क्यों आज इस्राइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तानी जनता द्वारा चुना एक सांसद जब इजराइल के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को जिहाद के लिए उकसाए, परमाणु बम की धमकी दे, तो समझ लीजिए उस मुल्क में किस तरह की अराजकता होगी। और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी। बहुत अफसोस की बात है। अगर आप फलस्तीन को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीनियों के साथ मदद करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, ला सबीलना इल्ला बिल जिहाद। जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान से इजराइल की कोई निजी दुश्मनी नहीं है। चूंकि इजराइल की ज्यादातर मुस्लिम देशों से दुश्मनी है, तो पाकिस्तान ने खुद ही उसे अपना दुश्मन मान लिया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है, इजराइल को छोड़कर यह दस्तावेज सभी देशों के लिए मान्य है।
पाकिस्तान बात बात पर इजराइल से उलझने का बहाना तलाशता है। इसीलिए जब फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष शुरू हुआ तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर वो नाचने ही लगा। बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इजराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हुकूक दिए जाएं। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जबकि फ़लस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी, वो भी बराबर के शहरी रह सकेंगे जो कि फ़लस्तीनी इसराइल में रहते हैं, एक बराबर के शहरी बन के रह सकेंगे। जिस वक्त पाकिस्तानी संसद में इजराइल पर परमाणु बम फोड़ने की बात की जा रही थी, उसी समय पाकिस्तानी विदेश मंत्री तुर्की के दौरे पर थे। दरअसल पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर सऊदी अरब के खिलाफ एक नया गुट बनाना चाहता है और विश्व में मुसलमानों का नया खलीफा बनने का सपना देख रहा है, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों में सिर्फ उसके ही पास परमाणु बम है। इसलिए उसके नेता और मंत्री हफ्ते में एक बार एटम बम का जाप जरूर करते हैं। हमारे पास हर साइज का मसाला है कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। फिलिस्तीन पर इजरायली हमले में पाकिस्तान को मौका नजर आया तो उसने फिलिस्तीन को मदद भेजने का ऐलान कर दिया। लेकिन जिस देश में आटा 150 रुपए किलो बिक रहा हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था दान पर चल रही हो, जिसके दरवाजे पर हर वक्त तकाजेदार खड़े हों, वो किस मुंह से मदद की बात कर रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं या फिर वहां की जनता। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।